तीन चीज़ों का होना ना आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। आपको ये बताना कि कौन सा स्किल किसके काम का है। प्रॉब्लम ये है कि टॉप स्किल्स हैं, इन टॉप स्किल्स का हम क्या करें। पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। आपने उससे एक सवाल पूछना है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके पास स्किल्स कौन से हैं। 4 साल की डिग्री का, आपकी एफएससी का, आपकी 9-10th का, उसका असल मकसद था कि आप कुछ सीखें। उसने स्किल्स पे फोकस नहीं किया, बस मार्क्स ले आया, वो आपसे पीछे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। अच्छा, इफ्तिखार ने बहुत ज़्यादा जो है वो तारुफ़ करवा दिया है, बड़ा लंबा उसने तारुफ़ करवाया है। पहले तो आपका शुक्रिया इफ्तिखार। अच्छा, मैं स्टार्ट जो है ना वो करना चाहूँगा एक स्टोरी से। एक छोटी सी स्टोरी है ताकि आपको इस आज का सेशन है, आज का जो लेक्चर है, उसकी थीम थोड़ी सी समझ में आ जाए। स्टोरी ये है कि 3 चीज़ों का होना ना आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी है। टॉप स्किल्स की तरफ आने से पहले मैं ये बात आपके साथ करना चाहता हूँ। वो ये है कि रिसोर्सेस, यानी आपके पास कुछ चीज़ें, कुछ कंटेंट, कुछ बातें हैं, उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी सेकंड चीज़ है। आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा ज़रा। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, और फिर थर्ड चीज़ है कि आपने उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता हैं, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी आपके पास है या नहीं है, और थर्डली कि आपने उसको यूज़ कैसे करना है, तो आप ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते, कभी नाकाम नहीं हो सकते। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है या डिस्कस होती है चीज़, वो ये है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। कितने लोगों ने ये जुमला सुना हुआ है? ज़रा हाथ खड़ा करिएगा। हाँ, ये तो अब इसमें एक ठीक है, मैं किसी हद तक कह देता हूँ कि 20-30% शायद ये बात दुरुस्त हो, लेकिन मैं इससे 100% एग्री नहीं करूँगा। उसकी एक वजह है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके पास एप्रोप्रिएट नॉलेज कुछ हम खुद भी नहीं हासिल करते, कुछ जो इधर उधर के लोग जो सुनी सुनाई बातें बता देते हैं, हम सिर्फ उसी को मेयार बना के उसी पे आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगर एक शख्स के पास गाड़ी है, उसने नई नई गाड़ी खरीदी है, फॉर एग्जांपल आप समझें कि उसकी 17-18 साल उम्र है, 18 साल उसकी उम्र है, उसको पता नहीं कि गाड़ी में क्या क्या होता है, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका टायर कहाँ होता है, स्टेपनी कहाँ पे होती है, जैक कहाँ पे होता है, इन सब चीज़ों का उसे नहीं पता। और उसने सिर्फ गाड़ी की ड्राइविंग सीख ली है। गाड़ी की ड्राइविंग सीखने के बाद वो बंदा रोड पे गाड़ी लेके निकल गया है, रास्ते में उसका टायर पंचर हो गया है। अब मुझे बताएं कि वो क्या करेगा? ये एक सवाल है मेरा, कोई इसका आंसर करना चाहेगा? अब वो वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसे चीज़ों का नॉलेज नहीं है। एक बंदा आएगा जो पाकिस्तान का एक आम से शहरी है, वो आके उसे बताएगा कि तुम इसकी डिग्गी खोलो, डिग्गी में जैक भी पड़ा है, इसकी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसके नट बोल्ट्स खोले जा सकते हैं वो भी मौजूद हैं। फिर तीसरा, उसको करना किस तरह है, ये तीनों चीज़ें उस बंदे को पता होंगी, वो उसको बता देगा, उसका टायर चेंज हो जाएगा, वो उसको चेंज करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि मेरी गाड़ी में ये रिसोर्सेज हैं, पहले तो ये रिसोर्सेज हैं, एक आम गाड़ी में होने चाहिए, हैं या नहीं हैं, उसकी अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, हो सकता है टायर हो, जैक ना हो, या जो बाकी उसकी चीज़ें हैं वो ना हो, वो अपना काम पूरा ना कर सके। तो होना रिसोर्सेज का, फिर उनकी अवेलेबिलिटी होना कि वो वहाँ मौजूद हो गाड़ी में, फिर तीसरा वो हुनर आना कि आपने उसको चेंज कैसे करना है। ये बज़ाहिर एक इतना आसान प्रोसेस है और इतना आसान काम है कि कोई भी बंदा ये काम कर सकता है जिसकी गाड़ी में ये कोई ऐसा मसला हो। लेकिन अगर आपके पास इल्म ना हो, अगर आपको पता ना हो, तो हो सकता है आपके कई घंटे वेस्ट हो जाएं। और फिर तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम लोगों से सवाल भी नहीं करते, लोगों से जानने की कोशिश भी नहीं करते। अभी जो हम स्किल्स की बात करेंगे आगे चल के, उसमें जो लर्निंग है, लर्निंग एटीट्यूड और लर्निंग स्ट्रेटजीज, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। तो आज के सेशन पे इस स्टोरी के बाद मैं इसको कंक्लूड करता हूं, स्टोरी को। वो मकसद ये था कि आपको हमने ये बताना है कि टॉप स्किल्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मौजूद हैं, उनको आपने यूज कैसे करना है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे स्किल्स मौजूद हैं वो सब गूगल कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके लिखें कि टॉप स्किल्स रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, तो सारे स्किल्स आ जाएंगे। लेकिन सेशन का मकसद ये है कि आपको ये बताना कि कौन सा स्किल किसके काम का है। इसके दरमियान में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। टॉप स्किल्स तो आपने पढ़ ली, लेकिन आपको नहीं समझ आएगी कि इन स्किल्स में से कौन से स्किल्स मेरे हैं, कोरली वो मेरी डोमेन के साथ लिंक अप करते हैं,
और कैसे मैंने फिर उसको आगे लेके चलना है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, पर्सनैलिटी टेस्ट्स के बारे में अब तक कितने लोगों ने सुना हुआ है? पर्सनैलिटी टेस्ट एक वर्ड है जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। अगर आप गूगल पे लिखें पर्सनैलिटी टेस्ट तो कई तरह के पर्सनैलिटी टेस्ट गूगल पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो मुझे बताइएगा पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में कितने लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, सिर्फ एक ने। अब देखिए, अब यहां मैं आपको एक चीज बताऊं, रिसोर्सेस हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट गूगल पे अवेलेबल हैं, लेकिन पता नहीं है अवेलेबिलिटी का। आप आइडेंटिफाई स्टोरी के साथ लिंकअप कर रहे हैं थोड़ा सा, अगर आपको पता होता आप इसको कर लेते, फिर उसके बाद आप टॉप स्किल्स को जब पढ़ेंगे तो उनका फायदा होगा। अदरवाइज वो सिर्फ आपके लिए कुछ इंग्लिश की लाइंस हैं, उनका फायदा कोई नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि एआई का फ्यूचर है या नहीं है। आप ये 2-3 स्किल्स ये वाले सीख लें, वो सबके लिए नहीं हो सकते। हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है और उसकी पर्सनैलिटी को उसने पहले तो अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करना है, जो हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं, और फिर उस पर्सनैलिटी की असेसमेंट के साथ उसने उस लिस्ट के साथ कि ये मेरी पर्सनैलिटी टाइप है और ये स्किल्स इसमें आते हैं, उसके साथ उसने मैच करना है टॉप स्किल्स जो कि फ्यूचर में चाहिए। जब वो उनको मैच करेगा तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा किसी ना किसी जगह पे एडजस्ट होना, कोई जॉब करना, कोई बिजनेस करना, क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि ये 10 बातें हैं, 20 बातें हैं, उसमें से ये 2-3 मेरी पर्सनैलिटी से मैच कर रही हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद है एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करना, आपको बताना कि आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर किस तरह एट द एंड कौन से स्किल्स हैं जिनके साथ आपने उनको मैच करना है। तो ये मेरा छोटा सा एक तारुफ है कि एमबीए मैंने किया हुआ है मार्केटिंग एचआर में, ट्रेनिंग सेशंस करवाए हुए, इंटरव्यूज़ का है, और इसके अलावा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं कुछ। अच्छा, ये तस्वीर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। मुझे ये बताइएगा कि इसको देख के, ये मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए, निकाली है, ढूंढी है कि ये एक आइस ब्रेकर के तौर पे मैं इस सेशन में यूज़ करूँगा। मुझे बताएं इसको देख के क्या आपके जहन में आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है जी। आप में से ख़वातीन में से कोई कुछ बोलना चाहे? एआई माइंडसेट। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बड़ा अहम सवाल है जिसको हम इसमें सेशन में एड्रेस करेंगे। वो सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले वक्त में जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी? ये भी सवाल बहुत अहम चल रहा है ना, तो इसको भी हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि स्किल्स अगर मैंने आपको सारी बता दी और आप कहें कि एआई के आ जाने से एम्प्लॉयमेंट ही ख़त्म हो जानी है, तो हम स्किल्स का क्या करें? सवाल है कि नहीं है? तो ये इस पे हम अभी बात करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें इस पिक्चर से समझ आती हैं। एक तो बड़ा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मशीन्स इंसान को कंट्रोल कर रही हैं। अगर आप अपना ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं, मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्नैक वीडियो पे, उस पर स्नैपचैट पे भी, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी आप रील्स देखते रहते हैं सारा दिन, और आपके काफ़ी घंटे इस काम में लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही है और आपका टाइम वेस्ट कर रही है। और उसी टाइम को अगर आप यूटिलाइज करते तो आप कोई ऐसा काम कर सकते थे जो कोई अर्निंग बेस्ड हो, जो कोई ऐसा काम हो जो आपको कुछ ना कुछ दे, कोई पे बैक करे। देखिए, आजकल के दौर में तो बहुत आसान है। अब हमारे पास ना वो बहाने ख़त्म हो गए हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई चीज़ सीख नहीं सकते। आप YouTube पे किसी भी चीज़ का कोर्स गूगल करें, आप उसकी 1 से लेके 10-15 तक जब वीडियोस देख लेंगे तो आपको उसके बारे में बेसिक सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। फिर एक पॉइंट आता है जहां किसी टीचर का या मेंटोर का कोई रोल होता है, उससे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल जाती है। तो YouTube जो है वो आजकल के दौर में लर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा, हम आएंगे अपनी इस पे टाइप्स ऑफ स्किल्स पे। अच्छा, स्किल्स चूंकि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसको मिक्स भी कर देते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपके पास कौन सा स्किल है, तो वो शायद एक कह दे बस कम्युनिकेशन स्किल है मेरे पास, या वो एक कह दे मेरे पास राइटिंग स्किल है। अच्छा, कुछ हमारे पास होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स ये होते हैं, इसमें आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी कॉमन सेंस आ जाती है, आपका फोकस आ जाता है, या आप इस पे देख सकते हैं आपका एम्बिशन आ जाता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। यानी कि जो आम आपके जो डेली लाइफ के जो स्किल्स हैं, जिसका प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं, लेकिन उस पर असरअंदाज होते हैं, प्रोफेशनल स्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई वीडियो एडिटर है, तो उस वीडियो एडिटर का जो प्रोफेशनल स्किल है वो वीडियो एडिटिंग है, लेकिन अगर वो टाइम को मैनेज नहीं करता, टाइम पे वीडियो एडिटिंग नहीं करता,
तो वो सॉफ्ट स्किल भी कहीं ना कहीं उसके काम पे इंपैक्ट तो डालते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं। और फिर उसके बाद ये हार्ड स्किल्स आ जाते हैं। हार्ड स्किल्स वो होते हैं जो डायरेक्टली आपके प्रोफेशन के साथ रिलेट करते हैं। अगर कोई आईटी का बंदा है, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो उसके पास हार्ड स्किल्स नहीं है। वो टाइम भी मैनेज कर रहा है, वो लोगों के साथ ताल्लुक भी उसने अच्छा रखा हुआ है, वो लोगों के साथ बातचीत भी अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसके सॉफ्ट स्किल्स हैं, लेकिन उसके हार्ड स्किल्स नहीं है। हार्ड स्किल्स में आपके कोर प्रोफेशनल स्किल्स आते हैं, जिनको आप सीखते हैं, जिनको आप लर्न करते हैं और जिनके जरिए आप अर्निंग करते हैं, जो आपके बेसिक स्किल्स होते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि एक बुनियादी डिफरेंस जो है वो इसमें ये भी है कि सॉफ्ट स्किल्स में हमारे कल्चर में जो ज़्यादातर लोग हैं वो सॉफ्ट स्किल्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं। हार्ड स्किल्स तो कहीं ना कहीं लोग सीख ही लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कि उनमें एम्पैथी नहीं होती, फॉरगिव नहीं करते लोगों को, उनसे बात ठीक तरीके से नहीं, एटीट्यूड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। और प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी कोर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो हार्ड स्किल्स में चली जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाज़े हुआ होगा आपको। अच्छा, अब ये जो है ना कि विच स्किल्स शुड वी शॉर्टलिस्ट, ये जो मैंने पहले आपको स्टोरी बताई और मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी टाइप से आपने स्किल्स को लिंकअप करना है और मैच करना है, ये वही सवाल है कि आपके लिए कौन सा स्किल है। अगर मैं यहाँ 15 स्किल्स की एक लिस्ट निकाल दूं और आपको यही ना पता हो कि मेरे लिए इसमें से कौन से 2 या 3 स्किल्स हैं, या मेरे लिए उनमें से कोई एक कौन सा स्किल है, तो वो लिस्ट आपके लिए वैल्यूएबल नहीं। वो इंफॉर्मेशन है, वो एक डाटा है, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज में वो तब कन्वर्ट होगा जब आपने अपनी सेल्फ डिस्कवरी थोड़ी सी की होगी, आपने किसी पर्सनैलिटी टेस्ट के जरिए, आगे मैं उस पर आता हूँ मेथड पे, तो उसके जरिए आपने अपनी पर्सनैलिटी की एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन की होगी, तब वो स्किल्स की जो लिस्ट है वो आपके लिए कारआमद है। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मैंने गाड़ी की शुरू में एग्जांपल दी थी कि वो अगर उसको पता ही नहीं, रिसोर्सेज भी हैं, अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन उसको नहीं पता कि जैक को मैंने कहाँ लगाना है और किस तरह मैंने टायर चेंज करना है, तो उसके लिए यूजलेस है सारी चीज़ें। वो कहेगा शायद ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं, नेक्स्ट टाइम इनको निकाल देना, ऐसा ही होगा ना। तो ये जो है एक चीज़ है, उसमें आ जाती है। अच्छा, स्किल्स जो है ना, अब स्किल्स के लिए जो है ना आगे हम जब जाते हैं तो आता है कि अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ। हर बंदे की एक पर्सनैलिटी टाइप होती है, ठीक है, और इसके डिफरेंट टेस्ट हैं। इस पे जो है ना मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ, कुछ टेस्ट का मैं जिक्र इस यहाँ पे कर देता हूँ। एक ये बिग 5 मॉडल है, अगर आप गूगल पे जाके लिखें बिग 5 मॉडल तो इसका भी एक टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट में ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के जब आप आंसर करेंगे तो वो आपको एक रिजल्ट दे देगा। वो रिजल्ट बताएगा कि आपकी टेंडेंसी क्या है, कौन कौन से स्किल्स आपके ज़्यादा हैं। अच्छा, वो जो पर्सनैलिटी टाइप आपकी कोई भी बताता है, इससे आप उसको एनालिसिस करते हैं, उसको फिर आपने दोबारा गूगल करना है कि ये पर्सनैलिटी टाइप है। उस पर्सनैलिटी टाइप के फिर वो आगे आपको बताएगा कि करियर ऑप्शंस और स्किल्स इनको कौन से आने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सनैलिटी टाइप एक्स पर्सनैलिटी टाइप है, उसको आने चाहिए राइटिंग, उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो ये टेस्ट आपको बताते हैं। उसमें एक बिग 5 मॉडल है, फिर उसके बाद ये एक डिस्क टेस्ट है, इसका भी गूगल पे टेस्ट अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक और कॉमन, ये शायद आप लोगों ने MBTI का कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है? अच्छा, MBTI के लिए मेरा ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर जो कि MBTI पे है सिर्फ, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप लिख सकते हैं अली रहमान खालिद MBTI कासिम अली शाह फाउंडेशन, वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको पूरा देख सकते हैं, वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ मैं मुख्तसर MBTI के बारे में आपको बताऊं कि ये 4 डाइकोटमीज में बात करता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का सबको पता है। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो एनर्जी आउटसाइड से लेते हैं। इंट्रोवर्ट जो है वो सोलो, अकेले रह के तन्हाई में रहना और बुक्स पढ़ना, मूवीज़ देखना, इस तरह की जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो उनको पसंद करते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जो आउटर गोइंग एक्टिविटीज़ है, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, नए लोगों से मिलना, एडवेंचर को, थोड़ा सा उन चीज़ों को पसंद करते हैं। सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग बेसिकली सेंसर्स वो लोग होते हैं जो फैक्ट्स, डाटा, फिगर्स, इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, यानी जो उनके सामने चीज़ नज़र आ रही हो, जिसे हम एनुअल यकीन कहते हैं, जो चीज़ उन्हें नज़र आ रही हो बस उस पर वो बिलीव करते हैं। इंट्यूशन वाले लोग जो हैं वो इमेजिनेटिव होते हैं, वो आपको एक पूरा रोड मैप देते हैं, वो आपको बताते हैं कि यार मेरा एक विजन है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले भी ये मिसाल दी हुई है कि जैसे कोई कासिम अली शाह फाउंडेशन है, कोई सोचे कि एक कासिम अली शाह IT इंडस्ट्री है,
अब ये विजन जो है ये कभी भी एस वाला बंदा नहीं देगा, नॉर्मली ये एन वाले लोग देंगे। एस वाला बंदा फिर डाटा कैलकुलेट करेगा कि अब हमने इस काम को करना कैसे है। तो इसलिए नॉर्मली जो है इंट्यूशन वाले लोग ये ज़्यादातर टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो एक विजन देखते हैं, ऑर्डर देते हैं, और एस वाले लोग मैनेजर्स होते हैं जो उस चीज़ को परसू करते हैं, आगे लेके जाते हैं। फिर थिंकिंग और फीलिंग में जो है जो लोग अपने ज़्यादातर फैसले, इसका बड़ा आसान सा जवाब है, वो ये है कि जो लोग अपने ज़्यादातर फैसले दिल से करते हैं वो फीलर हैं, और जो लोग अपने ज़्यादातर फैसले दिमाग से करते हैं वो थिंकर हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि MBTI को जब भी आपने पढ़ना है या वो लेक्चर सुनना है तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, वो वर्ड है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, ये पूरी MBTI स्टैंड करती है इस वर्ड पे, प्रेफरेंसेस पे। यानी हो सकता है कोई बंदा आप में से कहे कि मैं E भी हूँ, I भी हूँ, मैं S भी, मैं T भी हूँ, F भी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एक उसकी डोमिनेंस फैक्टर, एक डोमिनेंस डाइकोटोमी है, लेकिन उसकी रेशियो कम है। हो सकता है कि वो 45% इंट्रोवर्ट हो और 55% एक्सट्रोवर्ट हो। वहां पे उसको ये लगेगा कि मैं जो है वो इंट्रोवर्ट हूं और एक्सट्रोवर्ट शायद नहीं हूं, या एक्सट्रोवर्ट हूं इंट्रोवर्ट नहीं हूं, क्योंकि रेशियो कम है। यहां तक आप लोग मेरे साथ है ना? तो प्रेफरेंस के वर्ड को आपने ज़हन में रखना है। और एंड पे जजिंग और प्रिसीविंग पे हम चले जाते हैं। अच्छा, अब जजर्स वो लोग होते हैं जो हर काम चाहते हैं कि टाइम पे हो। उनको टाइम का, एक एक मिनट का हिसाब रखना, हर चीज़ को कैलकुलेट करना, हर चीज़ को साथ लेके चलना, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और वो बड़ा इस चीज़ का ख्याल करते हैं। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनके कुछ दोस्त होंगे, उनके साथ अगर आप कोई प्लान बनाएं और प्लान बनाने के बाद आप कैंसिल करें तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते, छोटी छोटी बात पे वो कहते हैं कि यार आपने जब मेरे साथ प्लान किया हुआ था, आपने मेरे साथ इस चीज़ को पूरा डिस्कस किया, हमने टाइम प्लान कर लिया था, मैंने अपनी एक्टिविटीज़ भी कैंसिल की, तो फिर आपने इसको चेंज क्यों किया? ऐसे हैं दोस्त आपके कि नहीं? और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं। आप उन्हें रात को 9 बजे मैसेज करें कि यार जो 10 बजे वाला प्लान है वो कैंसिल है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं। आप उसे कहें कि यार हम इसको कल कर लेंगे, वो कहता कोई मसला नहीं। आप उसे कहें कल दोपहर को कर लेंगे, वो फिर कहेगा कोई मसला नहीं। तो ये जो लोग होते हैं ना, पी होते हैं, बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। तो ये अपनी अपनी पर्सनैलिटी टाइप है। कुछ लोग मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं चीज़ों को लेके। ये लोग ज़्यादातर जो है ना वो एक आर्मी वाली जो पर्सनैलिटी टाइप होती है, टाइम पे काम करना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, एक टाइम टेबल को फॉलो करना 100% एक्यूरेटली, वो जे के करीब करीब है। पी वाले लोग आम होते हैं जो फ्रीलांसर्स होते हैं, अपना काम करते हैं, उनको आप काम दे दें वो कहेंगे कि हम 24 आवर्स में कर देंगे, 48 आवर्स में कर देंगे। तो ये उनकी पर्सनैलिटी टाइप होती है। तो MBTI जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में भी लोग इस टेस्ट पे आ गए हैं, और बाहर के ममालिक में तो ये जब भी उन्होंने जॉब पे किसी बंदे को रखना होता है या स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने इसकी पूरा डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स के, वो इसको पढ़ें और फिर टेस्ट दें। तो अच्छा, इसका फिर रिज़ल्ट भी निकलता है। बाकी 2 टेस्ट का मैंने आपको रिजल्ट नहीं बताया। इसका रिजल्ट मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने फाउंडेशन में MBTI पे काम किया है। 16 पर्सनैलिटी टाइप है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है IN से इंट्यूशन है, INFP फॉर एग्जांपल, या INFJ है या INFP है। तो ये एक पर्सनैलिटी टाइप है। टोटल MBTI की जो पर्सनैलिटी टाइप्स है ना, यानी मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये जो एक टूल है, ये हमें बताता है कि टोटल 16 किस्म के लोग होते हैं। 16 टाइप्स हैं लोगों की, उन्हीं 16 में से आपने अपनी ढूंढनी है। अब ढूंढने का तरीका क्या है कि आप वो लेक्चर सुने, लेक्चर सुन के भी आप ना साथ साथ मार्क करते जाएं कि मैं E हूँ या I हूँ, S हूँ या N हूँ, F हूँ या T हूँ, J हूँ या P हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप मार्क कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी का रिजल्ट निकल आया है ISFJ, तो अब वो ISFJ को चेक करेगा, इस ISFJ को गूगल करेगा, गूगल करके उसकी कैरियर ऑप्शंस भी आ जाएंगी। अब वो जो कैरियर ऑप्शंस आएंगी ISFJ की, आप में से जो ISFJ है, उसको वो मैच करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के टॉप स्किल्स के साथ, तब उसको उन स्किल्स का कोई फायदा होगा, वरना वो स्किल्स सिर्फ उसके लिए इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? ठीक हो गया। अच्छा, ये 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, ये आप गूगल पे लिखेंगे तो अच्छा बहुत सारी चीज़ें ना, मैं गूगल की इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कोर टॉपिक ना स्किल्स का है। मैंने उन चीज़ों को लिंक अप करना है, पर्सनैलिटी टाइप को और स्किल्स को, क्योंकि पर्सनैलिटी टाइप पे बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं
वो अवेलेबल भी हैं। आप कासिम अली शाह फाउंडेशन पे भी अगर पर्सनैलिटी टाइप लिखेंगे ना तो आपके पास कई लेक्चर्स आ जाएंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये नया मॉडर्न जदीद वो ये है कि हमने दो चीज़ों को मिक्स किया है और वो मिक्स करके आपको प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि टॉप स्किल्स हैं, इन टॉप स्किल्स का हम क्या करें। सोल्यूशन ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के आइडेंटिफिकेशन करें, MBTI को पढ़ें। पढ़ना भी इतना ज़रूरी नहीं, आप एक लेक्चर सुन लें उसका या आप उसका एक टेस्ट कर लें। गूगल पे जो टेस्ट अवेलेबल है उसमें ज़ाहिर है कि कुछ सवाल हैं, उन सवालात के जब आप जवाब देंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनैलिटी टाइप आ जाएगी। उस पर्सनैलिटी टाइप को देखते हुए फिर आपने आगे उन स्किल्स को देखना है। क्वेश्चंस लेते हैं अभी एंड पे ना। अच्छा, अब स्किल्स फॉर ISFJ, जैसे हम ISFJ की बात कर रहे थे, मैं अभी लेता हूँ, आपका सबसे पहले लूँगा क्वेश्चन। अच्छा, उसमें ना ये कुछ स्किल्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने गूगल किया कि ISFJ के स्किल्स क्या होने चाहिए, तो ये आपके पास आ गया कि जो ISFJ हैं उनके पास ना कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेटवर्किंग, एडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ शेयर किया है कि इसको फिर आगे आपने मैच करना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले स्किल्स के साथ। हाँ, अब ये आ गए हैं कि टॉप 10 स्किल्स ऑफ 2025, टॉप 10 स्किल्स ऑफ 2025। अब इसको आप देखें तो ये जो सारे स्किल्स हैं, अब मैंने आपसे सवाल पूछा था स्टार्ट में कि ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपके साथ जब भी कोई बंदा ये बात करे ना कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, आपने उससे एक सवाल पूछना है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके पास स्किल्स कौन से हैं। आपने ये नहीं पूछना आपकी डिग्री कौन सी है, डिग्री का भी पूछ सकते हैं, लेकिन चलें डिग्री का पूछने के बाद आपने उससे दूसरा सवाल ये पूछना है क्वालिफिकेशन पूछने के बाद कि आपके पास कौन से स्किल्स हैं। तो अगर तो वो आपको 2 या 3 स्किल्स बता दें, बहुत मुश्किल वाली बात है, जो इनमें से उसके पास हों 2 या 3 स्किल्स, पूरे नहीं कह रहा, 2 या 3 स्किल्स, तो अगले आप देखेंगे कुछ वक्त में या तो उसको जॉब मिल जाएगी या कोई चांस बन रहा होगा। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको सिरे से पता ही नहीं कि कौन से स्किल्स हैं और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है या किसी भी और वेबसाइट पे उसने इस चीज़ को स्टडी नहीं किया कि इस वक्त ट्रेंडिंग स्किल्स कौन से हैं, तो फिर हो सकता है कि अगले 3-4 साल वो बंदा आपको जॉबलेस ही नज़र आए, क्योंकि उसने नॉलेज की अवेलेबिलिटी को, रिसोर्सेज को नहीं देखा, उसकी अवेलेबिलिटी को भी नहीं देखा। तो यूजेज तो वो जो है ना आपका थर्ड उस पर आता है, थर्ड प्रायोरिटी पे चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब इनमें जो स्किल्स हैं एनालिटिकल थिंकिंग, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन इस वजह से करूंगा ताकि जब आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप निकालें ना तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए कि इनमें से कौन से स्किल्स हमने यूज़ करने हैं। अब ये जो एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन है ना, ये सबसे अहम स्किल इस वजह से है कि हमारे यहाँ रिसर्च का मिजाज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, करंटली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की भी हम बात करें उसमें, तो हमारे यहाँ रिसर्च का मिजाज उस तरह नहीं है जिस तरह पहले होता था या जिस तरह बाहर के ममालिक में है। अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें, जाहिर है वो रिसर्च ज़्यादा करते हैं, इनोवेशन भी वहाँ ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी है, इस पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें एजुकेशन का बजट भी आ सकता है, उसमें हुकूमत के मसाइल भी आ सकते हैं, लेकिन आपने अपने तौर पे ना इसको यूट्यूब करना है, इसको गूगल करना है, इस पर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हर चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है। एनालिटिकल थिंकिंग ये होती है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप उस इन्फॉर्मेशन से कोई नतीजा अखज़ करें, एनालिसिस करें। जैसे टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं ना, वहाँ पे एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि आज ये 3-4 खबरें हैं, फिर उनका वो एनालिसिस करते हैं। तो उस एनालिसिस को करना और फिर उसमें इनोवेशन ऐड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का भी एक जुमला है, उसका मफ़हूम है, एग्जैक्ट तो मुझे वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद, लेकिन उसका मफ़हूम यही है कि अपनी औलाद को दीन जो है वो कदीम दो, लेकिन जो दुनियावी तलीम है वो जदीद दो। वो इसलिए है क्योंकि अगर आपने इनोवेशन को नहीं सीखा, फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी छोटी सी एक मैं मिसाल दूंगा तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आप में से कोई बंदा कंटेंट राइटर के काम से वाकिफ है? कंटेंट राइटर क्या करता है? कंटेंट लिखता है। अगर उस बंदे को आजकल के दौर में, एक कंटेंट राइटर को, चाहे वो किसी भी जगह पे काम कर रहा है, वो फाउंडेशन में कर रहा है, वो बाहर किसी इदारे में कर रहा है, उसको नहीं पता कि चैट जीपीटी का यूजेज क्या है, तो अब आप मुझे बताएं कि ये कितनी बड़ी ज्यादती है या नहीं है।
और अगर उसने मॉडर्न टूल्स को वो पढ़ रहा है, वो उसने ये स्किल्स पढ़े हुए हैं, वो एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन पे उसका फोकस है, उसने चैट जीपीटी को सीखा हुआ है, तो जो काम पिछले दिनों में वो 2 घंटे में कर रहा था या 3 घंटे में कर रहा था, हो सकता है वो आधे घंटे में कर ले, क्योंकि उसने सिर्फ उसमें पॉइंट्स लिखने हैं, डाटा उसके पास आ जाना है, उसने उसको उसका एनालिसिस करके उसको अपने मुताबिक रिफॉर्म करना है। तो ये है एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। फिर एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। हमारे यहाँ मिजाज में एक चीज़ है कि हम जब अपनी डिग्री कर लेते हैं, आप लोग तो माशाल्लाह ज़्यादातर लोग तो अभी यंग हैं, इन्होंने अपनी डिग्री करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करना है। हम ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद समझते हैं कि हमारा लर्निंग का सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वहाँ से आपके जो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग है, उस सफ़र का आगाज़ होता है। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं और किसी प्रैक्टिकल फील्ड में कदम रखते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, किसी इंक्यूबेटर में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, काम सीखते हैं, तो अगर आप वहाँ पे लर्न नहीं कर रहे चीज़ों को, तो हो सकता है कि कुछ अरसा काम करने के बाद फिर आप उसी बात पे आ जाएं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं। और अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आपने 5 से 10 वहाँ अपने काम के दौरान नई चीज़ें सीखी हैं, तो ये बात इम्पॉसिबल है कि कोई भी बंदा, कोई मैनेजर वो आपको यूटिलाइज ना करे, किसी आगे जगह पे ना भेजे, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स का भी एक मसला तो है, लेकिन दूसरा मसला ये है कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ भी अवेलेबल नहीं है। वो एम्प्लॉयज़ जिनके पास रेलेवेंट स्किल्स हों, उनकी भी शॉर्टेज है। ये एक सेकंड उसका कह लें कि सेकंड ओपिनियन है इस मामले में। तो एक्टिव लर्निंग यानी कि आपके अंदर मिजाज हो कि मैंने सीखना है, और वो सीखने का सोर्स कुछ भी हो सकता है। आज आप लोग यहाँ आए हैं, माशाल्लाह आप सीख रहे हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं, वो सीखते हैं, किसी लेक्चर से सीखते हैं, पॉडकास्ट से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये चीज़ आ जाती है जो मैंने एक पहले भी जिक्र किया था, दोनों एंगल से हम इसमें बात करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स पे भी और हार्ड स्किल्स पे भी। हार्ड स्किल्स में तो जाहिर है कि ये है कि वो जो उसके प्रोफेशनल स्किल्स हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करना सीखे। अगर एक बंदे का मिजाज ये है कि वो प्रॉब्लम देखते साथ ही बैकआउट कर जाता है, अब मुझे बताएं कोई अच्छी फर्म, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो उसको कितना अरसा बर्दाश्त कर सकती है। और अगर एक बंदे का मिजाज है कि प्रॉब्लम आई है और वो एनालिसिस करता है, उस पर रिसर्च करता है, उस पर अपना पूरा होमवर्क करके एक पेपर तैयार करता है और पेपर तैयार करने के बाद वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी ज़ाया करना चाहेगी? तो ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एजुकेशन सिस्टम का मसला है, मैं इसको बड़े वाज़े अल्फाज में कहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम का मसला है कि हम चीज़ों को याद करते हैं, हम चीज़ों को याद करते हैं, हम चीज़ों का रट्टा लगाते हैं। यंग स्टूडेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप ने अगर चलें पेपर के लिए कोई चीज़ याद भी करनी है, आप कोशिश करें उसमें कोई नया पहलू लेके आएँ। अगर आप कोई समरी भी पढ़ रहे हैं, कोई खुलासा भी पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिखें। जब तक आप उसको अपने वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, अपनी तरह से उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाएंगे और वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक आपका ये जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस वाला पार्ट है वो डेवलप नहीं हो सकता। मेरा आज आप लोगों को यहाँ पे एक मशवरा है कि जो शख्स रोज़ाना का एक आर्टिकल पढ़े, चले एक हफ्ते में एक आर्टिकल पढ़े, उसकी समरी लिखे और उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करें, उस बंदे के क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस के स्किल्स वो कुछ अरसे में वो खुद देखेगा कि वो कहाँ पे पहुँच गए हैं। एक आर्टिकल आप एक दिन में पढ़ें, 2-3 दिन में पढ़ लें, और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो काम है वो ये करना है कि उस आर्टिकल की समरी लिखनी है। समरी के बाद आपने उसकी प्रेजेंटेशन या बुलेट पॉइंट्स में उसकी एक कह लें कि शॉर्ट सी वो 1 पेजर उसका बना देना है। तो आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस के स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। फिर क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड इनिशिएटिव। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम नया काम करने से, नई चीज़ पढ़ने से, नई चीज़ सीखने से और नई जगह जाने से घबराते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो इस चीज़ को आज के लेक्चर के बाद आप लोगों ने ख़त्म करना है कि आपने कभी भी कुछ नया सीखने से, कोई भी सवाल करने से, कहीं पे भी जाके आपको कोई चीज़ लगे कि यार इस चीज़ से ये कैसे हो सकता है, या मेरे पास इसका ये आइडिया वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, आपने उसकी कभी टेंशन नहीं लेनी, कभी घबराना नहीं है, उसको अप्लाई करके देखना है उसको। ये मैं इल्मी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं शरारतों की बात नहीं कर रहा,
इल्मी तौर पे चीज़ों को आपने अप्लाई करके देखना है कि वो कितनी सूटेबल हैं, कितनी वैल्यूएबल हैं, और हमने उसको किस तरह आगे लेके चलना है। तो क्रिटिकल और ओरिजिनलिटी ऑब्वियसली के जाहिर है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे चीज़ों को तो फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी। आप वक्ती तौर पे एक प्रोसेस में से गुजर जाएंगे, लेकिन प्रोसेस का जो असल मकसद था कि आप कुछ सीखें। आपकी पूरी डिग्री का, 4 साल की डिग्री का, आपकी एफएससी का, आपकी 9-10th का, उसका असल मकसद था कि आप कुछ सीखें। और मैं आपको एक और बात बड़े कह लें कि एक तजुर्बे से कह रहा हूं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं फाउंडेशन में काम करते हुए। मैंने बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। अगर आपके नंबर, आपके मार्क्स एवरेज भी हैं, लेकिन आपने अपने मैट्रिक में, अपनी एफएससी में, अपनी ग्रेजुएशन में आपने लर्निंग पे फोकस किया ना, तो आने वाले 5 से 10 साल बाद आप किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे। और वो बंदा जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसने अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं किया, उसने स्किल्स पे फोकस नहीं किया, बस मार्क्स ले आया, वो आपसे पीछे होगा। और ये चीज़ आप लोग अगले 5 से 10 साल में देखेंगे। तो लिहाजा कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं कि इससे हमारे मार्क्स कम आ गए या एवरेज आ गए। आपने उसको पास करना है, अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करनी है, लेकिन उसके चक्कर में लर्निंग को पीछे नहीं छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। लर्निंग जो है ना, वो बहुत एक अहम चीज़ है। फिर उसके बाद लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अब ये मैं टाइप के साथ थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ कि जिन लोगों की एक्सट्रोवर्ट टाइप है, जो इंट्रोवर्ट हैं वो तो शायद इस तरफ ज़्यादा ना आए, लेकिन जो अपने MBTI टेस्ट करते हैं उनकी ई से कोई टाइप बन रही है, ESFP बन रही है, ENTJ बन रही है, वो सोच सकते हैं कि हम अपने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करें। देखिए, एक बंदा है, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वो लोगों को अच्छी कमांड दे सकता है, वो लोगों को अच्छा अपना मैसेज कन्वे कर सकता है, उसकी क्लियर कट कम्युनिकेशन है, लेकिन वो अपने लीडरशिप स्किल्स को और सोशल इन्फ्लुएंस, इसमें PR और लिंक्स आपके आ जाते हैं, इस स्किल को वो डेवलप नहीं करता, तो ये फिर उसके साथ जाती है अल्टीमेटली। तो ये वो लोग जो बोलने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, जो कम्युनिकेटर हैं, जो जिनको शौक है पब्लिक स्पीकिंग का, उनको चाहिए कि वो अपने अंदर लीडरशिप और सोशल इन्फ्लुएंस के स्किल्स डेवलप करें। इसके लिए फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन बेशुमार कोर्सेज कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लीडरशिप पे अवेलेबल है। मैंने भी इसमें से कुछ किए हुए हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप गूगल करें कि ऑनलाइन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फिर वो अपने मुताबिक आप उस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्नोलॉजी यूज़, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब जिन लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी टाइप, जो कि आपने घर जाके एक काम करना है, MBTI वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, वरना आज वाले लेक्चर का आप कह लें कि 50% शायद फ़ायदा और 50% फ़ायदा नहीं होगा। MBTI वाली वीडियो जब आप देखेंगे और फिर उसके बाद जब आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसमें आपको पता लग गया कि मेरी जो पर्सनैलिटी टाइप है उसमें टेक्निकल स्किल्स आ रहे हैं, कि मुझे टेक्निकल स्किल्स सीखने चाहिए, तो फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ सीखें। और उसको यूज़ आपने कैसे करना है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें ChatGPT है, उसमें मैं चलें 2-3 कैरियर्स का नाम ले ही देता हूं जिनका आने वाले वक्त में कह लें कि कभी भी फ्यूचर ख़त्म नहीं होगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप सीख लेते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। आपकी पर्सनैलिटी टाइप में टेक्निकल स्किल्स आ रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, ये चीज़ें आप नहीं सीख रहे, तो फिर अगेन आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के होने के बावजूद उस स्किल को नहीं सीख रहे जो उसके साथ मैच कर रहा है, तो फिर आप गलती पे हैं। आपको इस पे बैक करना चाहिए और इन चीज़ों को दोबारा रिविजिट करके दोबारा सोचना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग, ये टोटली IT से रिलेटेड है। जो लोग IT में जाना चाहते हैं वो इस पे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, AI के आने से जॉब्स जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये सवाल हम इसको तो एंड पे डिस्कस करते हैं, लेकिन AI आने से स्ट्रेस में इजाफा हुआ है। एग्री करते हैं आप लोग के नहीं? एक माशरे में ऐसे ही स्ट्रेस क्रिएट हो गई है कि यार पता नहीं AI आ गया है, तो अब जो हम जॉब कर रहे हैं वो कल परसों में ख़त्म हो जाएगी, या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, या महीनों में ख़त्म हो जाएगी। मिसकॉन्सेप्शंस है ना ये। अगेन वही बात आ जाती है कि आपने अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। ऐसा कभी नहीं होता, अब मैं इनडायरेक्टली AI को थोड़ा सा एड्रेस करने लगा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि जॉब्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएं। ना कभी हुआ है, ना कभी पहले हुआ था, ना कभी होगा। हाँ, सिर्फ सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कि कुछ कंपनीज में AI के ज़रिए काम कम हो जाए, लेकिन उसकी जगह पे किसी और इंडस्ट्री में
किसी और जगह पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी लाजमी निकलेंगी। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, मिसाल के तौर पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उसने अपने आप को डेवलप कर लिया है और अपने आप को डेवलप करने के बाद उनकी जो 100 की तादाद थी वो उन्होंने कम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूजेज की वजह से उन्होंने 50 कर दी है। मिसाल दे रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर हाउस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अपने 100 एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज करके 50 पे कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि आने वाले 10 सालों में जब वो 50 लोग जो काम कर रहे हैं वो जब आईटी की फील्ड में मुसलसल बैठ के काम करेंगे तो क्या उनको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे? जाहिर है कि वो ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे, उनको आईसाइट के इशू नहीं होंगे, उनको बैक पेन के इशू नहीं होंगे। तो ये जो जॉब्स यहाँ से माइनस होंगी ये हेल्थ के सेक्टर में क्रिएट होंगी। हेल्थ के सेक्टर में फिजियोथेरेपिस्ट की, नर्सेस की, लेबर की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें सिर्फ शिफ्ट होंगी एक जगह से दूसरी जगह, अगर हुई भी तो। अभी नहीं, अभी 10-15 साल पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब होंगी तो फिर स्विच हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये एक मैंने इनडायरेक्टली थोड़ा सा एआई को भी एड्रेस किया है। तो आपने अपने अंदर जो है ना वो डेवलप करनी है एक चीज़। इस पर भी काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं कि स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज करना है। उस पर ज़ाहिर है कि कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मज़हब है, नमाज है, फिर कुछ अज़कार हैं, वो चीज़ें भी आ जाती हैं स्पिरिचुअलिटी के हवाले से। फिर फिज़िकली अगर आप देखें तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं या थोड़ा सा आप अपने आप को रिफ़्रेश रखते हैं, नेचर के थोड़ा सा करीब रखते हैं, तो ये चीज़ें आपने इसके ज़रिए मैनेज करनी है। फिर आ जाती है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन। अच्छा, इस पे अब हम बात करेंगे कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे मैं एक बात मिस हो गई थी सॉफ्ट स्किल्स की जब मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम्स एटीट्यूड के हैं। एटीट्यूड का प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी किसी की भी बात का गुस्सा कर जाते हैं और किसी की भी बात को ना अपने ऊपर ले लेते हैं। उसकी वजह एक सिंपल सी है कि हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल वो बाहर है। अपना रिमोट जब हम किसी को पकड़ाएंगे तो वो तो फिर जौन सा मर्जी चाहे चैनल आपके ऊपर लगाए, लेकिन जब आप अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर रखेंगे तो फिर आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, किसी की बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिनको आपने मैच करना है अपनी पर्सनैलिटी टाइप की आइडेंटिफिकेशन के बाद। और पर्सनैलिटी टाइप के लिए जो बेस्ट टूल है वो MBTI है, लेकिन इसके अलावा भी जितने टेस्ट हैं उसमें बिग 5 मॉडल है, डिस्क है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, उसके भी टेस्ट दे सकते हैं। और जो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं उनमें से कोई एक पर्सनैलिटी टाइप जब आपकी निकलेगी तो उस पर्सनैलिटी टाइप को आपने थोड़ा सा स्टडी करना है। अच्छा, ये जो आज मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं ना, वो भी मैं वही दे रहा हूं कि जिससे आप किसी तरह टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें और आपको पता लगे कि हमने टेक्नोलॉजी को, एप्स को, गूगल को, आर्टिकल्स को, चैट जीपीटी को कैसे पढ़ना है। आप चैट जीपीटी पे जाके लिखेंगे ना कि ये वाले स्किल्स हैं, मेरी पर्सनैलिटी टाइप ISFP है, ISFP स्किल्स, तो वो पूरी लिस्ट आपको दे देगा। गूगल की जगह आप चैट जीपीटी से भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इन स्किल्स को सीखने के बाद फिर आगे हम चलते हैं। ये जो बात मैं शुरू से लेके एंड तक आपके साथ कर रहा हूं कि पर्सनैलिटी इज इक्वल टू स्किल सेट। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उस स्किल सेट के साथ मैच करनी चाहिए, या आपकी पर्सनैलिटी के जो स्किल्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो इन टॉप जो भी हमने पीछे डिस्कस किए इनमें से किसी 1, 2, 3 के साथ मैच करने चाहिए। इनको आपने मैच करना है। फिर जो आपका ये प्रॉब्लम है ना कि जॉब नहीं मिल रही, स्कोप किस चीज़ का है, आने वाले वक्त में क्या होगा, हम चीज़ों को किस तरह करें, स्किल्स कौन से हैं, क्या सीखें क्या ना सीखें, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, इन सारे सवालों का आप कह लें ये सवाल तो अपनी जगह रहेंगे लेकिन इनका जवाब आसान हो जाएगा। क्योंकि स्पेसिफिकली जब आपको पता लग गया कि ये 3 चीज़ें मेरी हैं, आपको पता लग गया कि ये 3 चीज़ें मेरी हैं, आपको पता लग गया कि ये 3 स्किल्स मेरे हैं, तो फिर यहाँ मुश्किल रहती ही नहीं पीछे कोई। बहुत हद तक इससे बेनिफिट होता है। तो ये इक्वेशन आपने बस देखनी है कि पर्सनैलिटी इज इक्वल टू स्किल सेट। अच्छा, विल AI टेक माई जॉब। अच्छा, इस चीज़ को तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुकम्मल तौर पे, लेकिन हाँ एक एस्पेक्ट जो रह गया था वो मैं और आपको बता देता हूँ। AI के साथ जो है आपकी जॉब के जाने का ख़तरा इस तरह से नहीं है। इस स्टोरी को ना हमें थोड़ा सा किसी और तरह बताया गया है। अब मुझे ये बताएं, मेरा सवाल है एक आप लोगों से कि अगर कोई शख्स किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा है और वो अपनी जॉब के साथ साथ
मॉडर्न स्किल्स को सीख रहा है। मॉडर्न स्किल्स में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ है, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस है, जितनी भी रीसेंट ऐप्स आ रही हैं, जितने भी आप कह लें कि रीसेंट मोड्स ऑफ लर्निंग आ रहे हैं, वो सबको सीख रहा है। तो जब उनको इस सारी चीज़ों का पता होगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? अगर इन सारी चीज़ों को कोई एम्प्लॉय सीख रहा है तो उससे क्या होगा? उसकी जॉब पे क्या इफेक्ट आएगा बताएं? उसकी जॉब पे अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि जिस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वो 2-3 लोगों का काम एक बंदा कर रहा होगा, तो एआई उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकती। एआई से खतरा सिर्फ उन लोगों को है जो इसको सीख नहीं रहे, जो मॉडर्न नॉलेज को, टेक्नोलॉजी के यूज को, चैट जीपीटी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सीख नहीं रहे, उनके लिए मसला है। या जो सिर्फ एक काम कर रहे, सिंगल वर्क, और अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे, उनके लिए एआई की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले वक्त में, अभी नहीं। अभी टेंशन जल्दी दे दी है उन्होंने आपको, तो आने वाले वक्त में है। लेकिन अगर आप इसको सीख लेते हैं और अपने आप को मॉडर्न नॉलेज से अपडेट कर रहे हैं, आप डेली का कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, आप डेली गूगल करते हैं टॉप स्किल्स को, टॉप ट्रेंड्स को, मार्केट रिसर्च करते हैं, तो जाहिर है कि आपने जब उन चीज़ों को पढ़ लिया है और आप उनको थोड़ा थोड़ा अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी एफिशिएंसी 2 या 3 एम्प्लॉयज़ के बराबर हो गई है अगले 10 सालों में, तो एआई कभी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसके आगे जो ये पिक्चर है, यानी कि मिल के काम होगा आने वाले वक्त में, आने वाले 10 सालों में, आने वाले 10 से 15 सालों में आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ को सीखेंगे। अब देखें, आज से अगर 15-20 साल पीछे हम लोग चले जाएं तो हमारे वालिदैन को तो शायद मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का पता है, लेकिन उनके जो वालिदैन थे उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना उस तरह से नहीं उनके लिए कंफर्टेबल, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आज से मतलब ये नहीं कि अगर हम 40 ईयर्स पीछे चले जाएं तो लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब चीज़ों का बहुत कम दौर था। लेकिन आज जिस तरह नए नए बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए वो चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत आसान है। तो इसी तरह जो लोग मॉडर्न नॉलेज से अपने आप को अपडेट रखेंगे, स्किल सेट से अपने आप को अपडेट रखेंगे और इन दो चीज़ों को मैच करेंगे कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप क्या है और टॉप स्किल्स क्या हैं और मैं इनमें कॉमन क्या है, मेरी पर्सनैलिटी के स्किल्स में, स्ट्रेंथ्स में और इन स्किल्स में जो टॉप अभी पूरी दुनिया में चाहिए 2025 तक, जो मैंने WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिस्ट आपके साथ शेयर की, इसमें से कॉमन जब वो निकाल लेंगे तो फिर उनका वो मसला ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मिल के चलेंगी। ये कॉन्सेप्ट गलत है और रॉन्ग है कि आप एआई के आने से आपकी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। 2 मैंने आपको मिसालें दे दी कि एक तो आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी है तो किसी और सेक्टर में जॉब क्रिएट्स हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने 2-3 काम जो है ना वो यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले तो आपने ना अपना एक माइंड सेट बनाना है। वो माइंड सेट ये है कि हमने कुछ ना कुछ नया रोज़ डेली बेसिस पे हमने कुछ ना कुछ नया सीखना है। अब वो उसका मोड आप तय कर लें कि आपने कैसे सीखना है। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ के उस पर अपना एक एनालिसिस लिख सकते हैं। जो थोड़े से बड़े लोग हैं वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, मैं एक सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से। और एक बात मैं आपको बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका मैं जवाब देने लगा हूँ। ये सवाल अक्सर सेशंस में लोग पूछते हैं कि हमारे माइंड में कोई बात आती है और हम उसको फिर रीवैल्यूएट करते हैं बात को। पहली बार नतीजा कुछ और निकलता है, दूसरी बार नतीजा कुछ और निकलता है, फिर उसको रीवैल्यूएट करते हैं, फिर नतीजा कुछ और निकलता है। ऐसा होता है या नहीं होता? तो आपने जब भी किसी चीज़ की इवैल्यूएशन करनी है वो अपने माइंड में नहीं करनी। माइंड में थोड़ी सी इवैल्यूएशन करने के बाद फौरी तौर पे आपने उसको पेपर पेन लेके लिख लेना है। मिसाल के तौर पे 2 डिसीजन है, दो फील्ड्स हैं, उनमें से एक का आपने इंतखाब करना है। आपने एक पेपर पे उसके प्लस माइनस लिख लिए और उसके बाद आपने टोटल कर लिया कि इसके 10 पॉइंट्स बन रहे हैं, इसके 7 पॉइंट्स बन रहे हैं। अब वो पेपर पे लिखने का फायदा ये होगा कि आपका जो माइंड आपको धोखा देता है कि नहीं वो ठीक था, ये गलत था, नहीं ये गलत था, वो ठीक था, वो धोखा फिर नहीं देगा, क्योंकि वो पेपर वर्क आपके पास मौजूद होगा और वो पेपर पे लिखा होगा कि इसके एक दफ़ा 10 पॉइंट्स रियलिस्टिकली, लॉजिकली, एनालिटिकली एनालाइज करके आ गए हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक चलेंगे।
ये मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये माइंडसेट आप लोगों ने बनाना है कि हमने कुछ ना कुछ नया सीखना है, और वो नया सीखने के बाद फिर उसको आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और ख़ास तौर पे जो आजकल जो ट्रेंडिंग में स्किल्स हैं, उसमें ज़ाहिर है कि डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक ज़ाहिर है कि वो बहुत लार्ज डोमेन है, उसमें फिर पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है, उसमें फिर मार्केटिंग आ जाती है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की चीज़ें आ जाती हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल आप में से जितने लोगों का नहीं है, उन्होंने आज जाके अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है। इसकी भी एक वीडियो देख लें कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है, वहाँ से उनको पता लग जाएगा कि आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे डेवलप करना है। और डेली अपनी वो जो कोई एक्टिविटी है, जैसे आपने कोई आर्टिकल अगर पढ़ा, उसकी समरी लिखी है, तो आप उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करें। अब इससे क्या होगा, वो जो एक स्किल हमने पढ़ा था इसमें, लीडरशिप एंड सोशल टाइज, इस तरह का जो स्किल था, वो आपके सोशल कनेक्शन लिंक्डइन से बिल्ट होंगे। लोगों को पता होगा कि ये स्टूडेंट या ये एम्प्लॉय या ये शख्स ये काम कर रहा है। तो लोग जब आपके काम के बारे में अवेयर होंगे, आपके काम के बारे में लोगों को पता होगा, तो फिर वो लोग आपको हायर भी कर सकते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकते हैं, आपके मिजाज के मुताबिक चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सारी डिस्कशन, जिसको मैं लास्ट में एक दफ़ा कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपने सबसे पहले रिसोर्सेज को देखना है, रिसोर्सेज के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि वो चीज़ वहाँ मौजूद है, और अवेलेबिलिटी के बाद उसको यूज़ कैसे करना है। और इसमें जो हमने आज का पूरा लेक्चर दिया वो ये था कि आपने सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई करना है। पर्सनैलिटी टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आप लोग नोट कर लें, MBTI नोट कर लें, इसके टेस्ट को दें, इसकी वीडियोस देखें, अपनी पर्सनैलिटी टाइप निकालें, उसके स्किल्स को गूगल करें, जो उसमें से आपके टॉप स्किल्स हैं उनको नोट कर लें। उसके बाद जो ये टॉप स्किल्स हैं जो इस स्लाइड में अवेलेबल थे, इस ज़ाहिर लेक्चर भी बाद में अपलोड हो जाएगा, उसके साथ फिर आपने मैच करना है, और फिर आपने देखना है कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली जब आप स्किल्स के साथ किसी भी जगह पे जाएंगे तो 90% चांसेस हैं कि आपको हायर कर लिया जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को एट द एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो वो आज नहीं तो कल आपको मौका मिल जाएगा। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं 5 या 6 महीने से किसी जगह पर ट्राई कर रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो वो तो उसकी बात मानी जा सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा स्किल्स को सीख रहा है और वो 3-4 साल से कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मौका मिल जाता है, कहीं ना कहीं काम करने का, अपना काम दिखाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं और आपके सवाल हम लेंगे। अच्छा, इधर से पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आपने बताया ये स्किल्स होनी चाहिए, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तो इस कैटेगरी का है ही, तो वो अब जैसे आपने इसकी बात की है कि प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, यहाँ ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने आज का पूरा लेक्चर दिया है ना, वो तो मैंने एक कह लें कि इनडायरेक्टली थोड़ा सा टच किया एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन लेक्चर इंडिविजुअल के लिए था। इंडिविजुअल के लिए इसलिए था कि स्किल्स तो हुकूमत ने अभी नहीं ना सीखने, वो स्किल्स आपने सीखने हैं। आप जब अपनी पर्सनैलिटी टाइप को पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप रेलेवेंट स्किल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ मिल जाएगी। क्रैमिंग का मैंने उसी चीज़ को तो तोड़ा है ना, मैंने तो बताया कि आप लोग लर्न करें। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मैंने एक आइडिया सिंपल सा दे दिया है कि आप एडिटोरियल पेज अखबार का एक पढ़ें। आपका जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है आप उसको भी चलने दें, आप एक पेज अखबार का पढ़ें, उसकी समरी अपने वर्ड्स में लिखें, तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स डेवलप होंगे ना, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, जाहिर है, लाजमी। जी, इस लाइन में से कोई? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोग ना ये पूछते हैं कि, और उनके जहन में ना ये चीज़ आती है कि हम अगर स्किल सेट सीख लें, और बच्चों का ख़ास तौर पे जो 9th-10th, और वो कहते हैं कि हम स्किल सीखते हैं, एजुकेशन को छोड़ें। ये मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी जगह पे एंटर होने के लिए हमें ये डिग्रीज़ चाहिए। हमें बैचलर्स की, मास्टर की, ग्रेजुएशन की, FSC की, मैट्रिक की, यही डिग्रीज़ पाकिस्तान की चाहिए किसी भी जगह पे एंटर होने के लिए। ये आप कह लें कि एक पासपोर्ट है, इसके बगैर तो आप कहीं अप्लाई नहीं ना कर सकते। वो कोई एक्सेप्शन हो सकती है, कोई एक्सेप्शन हो सकती है कि किसी के पास कोई डिग्री नहीं और वो कामयाब हो गया, लेकिन आम इंसान के लिए वो उसने अपनी डिग्री को ज़रूर कंप्लीट करना है,
और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर साथ साथ अपने स्किल्स को डेवलप करना है, तो उसको फ़ायदा होगा। अगर वो एक चीज़ को पकड़ेगा, और इसमें जो है वो सीधा सीधा जो है वो कुलिया ये है कि आप जब अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रहे हैं उसके साथ साथ जितना आप इजीली स्किल सीख सकते हैं सीख लें, नहीं तो फिर जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, इंटर्नशिप में और जॉब में, वहाँ जाके आप इसको परसू करना शुरू कर दें। जी, यहाँ से कोई और पूछना चाहे कुछ? तौर पे जो है लोग चले जाते हैं। मैं ये कर रहा था कि बाद में भी कामयाबी की स्टोरियाँ बताते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर ये MBTI का जो ये थ्योरी है इसका क्या? अच्छा, हाँ साथी, तो एक्सेप्शंस की बात करें। एक्सेप्शंस पे रूल अप्लाई नहीं होता ना। एक्सेप्शंस को देख के आप रूल नहीं बना सकते। यानी कि अगर एक बंदे ने एक काम किया है बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी प्रायर नॉलेज के, लेकिन उसने वो काम कर लिया, वो एक एक्सेप्शन है ना। अब हम हर बच्चे को वो एक्सेप्शन को हम रोल मॉडल के तौर पे पेश नहीं कर सकते। रोल मॉडल वो पूरी स्टोरी होगी जो जिसने ए से स्टार्ट किया है और वो जी पे पहुंचा है, ताकि जब कोई उसको फॉलो कर रहा हो तो उसको पता हो कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और वो पूरी एंड तक वो जा सके। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो उसका हो गया, उसकी लक चल गई तो हो गया, बस हो गया। तो इसका यही जवाब है कि वो उसकी लक चल गई। लेकिन अगर हाँ, बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे सोचते हैं कि यार अच्छा ये एक्सेप्शन है तो हम भी इसकी तरह फॉलो कर लें, डिग्री को बीच में से स्किप कर दें। लेकिन मेरा मशवरा फिर बहरहाल वही है कि एक्सेप्शंस पे रूल अप्लाई नहीं होते। एक्सेप्शनल केसेस एक्सेप्शनली होते हैं, और हर बंदा इतना ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं होता कह लें कि वो एक्सेप्शंस में जाके तो सक्सेस को हासिल कर ले। जी, अच्छा, MBTI के बारे में के दौरान ना सवालात यही आपसे पूछे जाते हैं कि आप उसमें हमने एनालिसिस करना होता है कि आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 4 डाइकोटमीज़ है ना MBTI की: एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, इंट्यूशन और थिंकर, फीलर और जजर्स और परसीवर। हमने इन चारों के सवाल 3-3, 4-4 सवालों से जज करना होता है कि आप ई हैं या आई हैं, ई हैं या आई हैं। और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। नहीं, सिचुएशन ओरिएंटेड नहीं होते। देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे सिचुएशन पे नहीं होते। वो उसका हम एनालिसिस इस तरह से करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में आपका बिहेवियर क्या रहा है। क्योंकि एक सिचुएशन में तो हो सकता है आपने बहुत गुस्सा कर दिया हो, लेकिन अगर आप थ्रू आउट 2-3 सालों में आपका सेम बिहेवियर आ रहा है तो वो आपकी पर्सनैलिटी टाइप हो सकती है। एक सिचुएशन पे आपकी पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफाई कभी भी नहीं होगी। उस तरह तो फिर हर बंदा कहेगा कि मतलब आज मैं परफेक्ट कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता। उस पे जब हम डिस्कशन करते हैं ना, तो हम उनके साथ पहले एक रैपो बिल्ड करते हैं, जहाँ पे हम उनको बताते हैं कि देखें, अगर आप अपनी रियल पर्सनैलिटी हमें नहीं बताएंगे, या आप इंटरनेट पे भी क्वेश्चंस फिल करते हैं, अगर आप वहाँ पे सच ही नहीं लिखेंगे तो उसका नुकसान किसको है? आपको है। अगर आप उस पर गलत लिखेंगे तो वो तो फिर आपको अपने स्किल्स का पता ही नहीं चलेगा, कभी आपको अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स का नहीं पता चलेगा। ये तो पूरा एक ट्रस्ट बिल्ट सिस्टम है ना। आप किसी काउंसलर के पास गए हैं, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, आप उसे अपना मर्ज ही नहीं बता रहे, आप उसे पेट में दर्द की जगह बाजू की दर्द बता रहे हैं, तो वो फिर जो दवाई देगा वो बाजू की होगी, उसमें उस डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं। वो आपका रेशियो का फ़र्क है। रेशियो जो है ना, वो आपकी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की, वो कह लें कि आप कम होगी, उसके दरमियान में गैप कम होगा, 49-51। किसके साथ जाएंगे? जो एक डोमिनेंट फील्ड होगी, जो एक डोमिनेंट चीज़ होगी, हाँ, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। वो आपने खुद ज़ाहिर है कि चेक करना है। इधर से ख़वातीन में से कोई सवाल करना चाहे, कोई बात डिस्कस करना चाहे तो मैं आता हूँ। आप में से कोई इसमें से? हाँ, आप पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं वो अंडर मैट्रिक के हैं। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स बता दें इन स्टूडेंट्स को कि ये भी से इनको। ठीक है। अच्छा, बेसिक जो मैं आपकी बात मुकम्मल कर लें सवाल, कुछ और पूछना? अच्छा, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे जो अहम मशवरा मेरा वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, साइंस पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, उर्दू पढ़ें, कोशिश करें कि उसको याद करने की बजाय ना उसके कॉन्सेप्ट को सीखें। उसका जो भी कॉन्सेप्ट है,
अगर वो स्टोरी है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसको एज इट इज़ याद ना करें। अगर याद कहीं पे करना भी पड़ जाता है तो उसमें कोई अपना जो एक टेस्ट है ना वो ज़रूर ऐड करें। अगर आपने कोई कहानी भी सुनानी है तो वो बिल्कुल वो ना हो जो कि कॉपी पेस्ट हो, थोड़ा सा उसमें कुछ अपना ऐड करें, थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि अपनी जो बुक्स हैं उसके अलावा एक पेज किसी भी सेल्फ हेल्प की बुक्स इधर आपके सामने लगी हुई हैं, यानी ये टॉप सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं, इधर रिलीजियस और हमारा लोकल जो लिटरेचर है उसकी बुक्स लगी हुई हैं। किसी भी एक बुक को अपने कोर्स के अलावा चूज़ करके उसका एक पैराग्राफ पढ़ लें, उसकी रीडिंग कर लें और उस रीडिंग को फिर आप किसी के साथ डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी टीचर के साथ कि सर मैंने इसको ये पढ़ा है और मेरे ख्याल में इसका कॉन्सेप्ट ये है, क्या इसका ये कॉन्सेप्ट ठीक है। तो इससे ये होगा कि वो जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और स्किल्स है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और ये चीज़ आगे जाके अगर आप कोई मुकाबले के इम्तिहान देना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत काम आएगी। तो रीडिंग, राइटिंग और तीसरी चीज़ जो 9th-10th वो है वोकैबुलरी। हाँ, वोकैबुलरी आप याद कर सकते हैं। अपनी एक डायरी बनाएं जिसमें आप रोज़ के 5 वर्ड्स लिखा करें। आप लोग सुन रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ? रीडिंग एक पैराग्राफ, राइटिंग अपनी मर्जी से उसकी 2-3 लाइनों में ट्रांसलेशन, और तीसरी चीज़ वोकैबुलरी, इंग्लिश की वोकैबुलरी, उर्दू की वोकैबुलरी। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि एजुकेशन में आपके काम आती है। ज़ाहिर है आपके पास अगर वोकैबुलरी ज़्यादा होगी तो जब आप इंग्लिश का एसे लिखेंगे तो वो आपकी झलक नज़र आएगी कि ये बंदा पढ़ने वाला है, और उर्दू में लिखेंगे तो वहाँ पे भी वो चीज़ नज़र आएगी। तो वो डिपिक्ट करेगा कि दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन और डूइंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट। तो ये चीज़ है इसमें। हाँ जी, यहाँ से कोई और सवाल? आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वर्क्स आ रहे हैं, जैसे कि असाइनमेंट के काम, तो ठीक। बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये भी हुआ है कि वो हलाल है या हराम है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे लिए सही है? अच्छा देखें, अब हलाल और हराम का फतवा तो मैं नहीं दे सकता, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। वो तो कोई आपको जो है ना मुफ्ती साहब ही बता सकते हैं, लेकिन एथिकली जो है ना ये चीज़ गलत है कि अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं करते, आप किसी से हेल्प ले लेते हैं। अगर ओपन बुक असाइनमेंट है तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। एथिकली मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए असाइनमेंट देने का, या अगर आज मैंने आप लोगों के साथ बातचीत की है, मैंने आपको MBTI का बताया है, मैंने आपको बताया कि आप ये चीज़ें गूगल करें, ये आर्टिकल्स देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे स्किल्स देखें। और मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर ये क्लास दूसरी होती और आप लोगों ने कल भी आना होता या कुछ दिन बाद दोबारा आना होता, मैं आप सब लोगों को कहता कि आज वाले लेक्चर की एक पेज पे जो समरी है ना वो आप लोग लिख के लाएँ। तो अगर वो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मुझे बताएं कि नुकसान अल्टीमेटली किसका है? टीचर का क्या नुकसान है? उसको तो 2-3 पेपर्स पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा। अगर उसका दिल करेगा तो वो उस पर आपको मार्क्स दे देगा, दिल नहीं करेगा शायद वो डिडक्ट भी कर ले। लेकिन आपकी ग्रूमिंग, इसमें एफर्ट लगती है, नो डाउट, कि जब आप एक काम को A to Z करते हैं, अपनी असाइनमेंट सारी खुद करते हैं, तो ये एफर्ट टेकिंग काम है। लेकिन वो एफर्ट थोड़े वक्त की आपको इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, और कोई सवाल इधर से किसी का? आजकल के बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा मसला है। जी। आजकल के बच्चे क्रिएटिव नहीं हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे बच्चों को क्रिएटिव बनाने में? क्या चीज़ें अहम? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्रिएटिविटी के लिए ना मैं ये कहूँगा कि वो डिफरेंट कंटेंट्स को पढ़ें। जैसे मैंने अभी वो 9th-10th के लिए, वो भी इससे मिलती जुलती ही एग्जांपल थी, क्योंकि जाहिर है कि वो क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए ही थी। सबसे पहला मशवरा, फिर वो ये थोड़ी रेपिटेशन हो जाएगी लेकिन उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए सबसे पहले ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ निकालें। मैं अब आपको कहूँ कि जी एक बुक है, कोई बहुत मोटी सी बुक का मैं नाम ले दूँ और मैं कहूँ कि इसको आप पढ़ें जाके, अब मुझे बताएं कि वो बच्चों के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा ना उसको पढ़ना। जो उनकी कोर्स की बुक्स हैं, उनकी उर्दू की बुक है, उनकी इंग्लिश की बुक है, वो उसको पूरा पढ़ें। मतलब उसकी वो सिर्फ डेफिनेशंस ना पढ़ें, वो पूरा डिटेल में पढ़ें। वो साइड पे जो उसके नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स की तरह वो चीज़ें मेंशन होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, वहाँ पे डेट्स लिखी होती हैं कि ये चीज़ फ़लाँ डेट को इन्वेंट हुई थी, तब हुआ था, ये हुआ था। तो ये अब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आपका, जिस भी एक सब्जेक्ट में। अच्छा, किसी एक सब्जेक्ट में तो आप में से किसी को इंटरेस्ट होगा ना, उस एक सब्जेक्ट के ज़रिए अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर लें। वो चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, उसकी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें और उसमें अपना कोई टेस्ट, अपनी कोई चीज़ उसमें डेवलप करने की कोशिश करें, उस पर अपना कोई एनालिसिस दें। इंग्लिश का एक ऐसे अगर आपने लिखा है या किसी गाइड में भी अगर आपने पढ़ लिया है, तो आप उसमें कुछ अपना ऐड करें, उसकी स्टोरी को चेंज करें, कुछ उसमें वर्ड्स को चेंज करें,
कुछ उसके कह लें कि पैराग्राफ्स को चेंज करें, रीफ्रेस करने की कोशिश करें। इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। फिर ये है कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं, कुछ स्पीकर्स हैं उनको आप सुन सकते हैं, जिससे आपको क्रिएटिविटी बेसिकली तो यही होती है ना कि आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो और एनालिसिस करने की एक सलाहियत आपके पास आ जाए। तो इसके लिए रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी और जिसे कह लें कि आप वो एनालिसिस करने की स्किल आपकी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाएगी, तो क्रिएटिविटी आपकी आ जाएगी। लेकिन ये अचानक कभी भी नहीं आएगी। जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, इस पे कम से कम अगर ये जो 3 एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, आप इस पे 6 महीने काम करें रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर से मुराद ये कि कम से कम 4 डेज़ अ वीक, हफ्ते में 4 दिन तो ये काम करें। जुमे हफ्ते इतवार की छुट्टी भी अगर आप ले लें तो 4 दिन कम से कम अगर ये काम आप कर रहे हैं वीक में, या 3 दिन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ 6 मंथ्स में आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। और आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी राइटिंग में, आपकी कह लें कि आपकी ग्रूमिंग में, और एक आम बंदा जो ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा उसमें एक वाज़ेह फ़र्क होगा। हाँ जी, इधर से कोई सवाल और? जी, अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं शुरू से ही ना ये वाली बात आपको बता रहा हूँ कि आपने MBTI का टेस्ट करना है, या इसके अलावा कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट करके अपनी पर्सनैलिटी पहले निकालनी है। फिर उसके मुताबिक देखना है कि मेरे साथ कौन से स्किल्स मैच करते हैं। जो 2-3 मैच करें उन स्किल्स को आप इख्तियार कर लें और बाकी को आप ज़ाहिर है कि छोड़ दें। ये एक सिंपल सा रूल है कि आपने उसको मैच करना है। हाँ, और कोई सवाल? जी जी। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए 5 मिनट की वीडियो बनाए, उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दें। ठीक है। किसी भी रैंडम टॉपिक पर। अच्छा, इससे क्या हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी? या बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इससे पहले मैं मशवरा ये दूंगा कि आप कुछ अरसा ना मिरर प्रैक्टिस करें, मिरर के आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। आप अपनी कम्युनिकेशन को अब पहले थोड़ा सा वहाँ पे बेहतर करें। डायरेक्टली यूट्यूब पे ना जाएं, थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लें, एनालिसिस कर लें, और कंटेंट जब आपके पास थोड़ा सा डेवलप हो जाए फिर आप यूट्यूब पे जाएं, ताकि आप वहाँ पे कॉन्स्टेंटली ना कंटेंट दे सकें। बहुत सारे लोग यूट्यूब के बारे में सवाल करते हैं। आपके सवाल से मुझे याद आ गया, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंटेंट अगर आपके पास 1 साल का, 2 साल का है, तब आप अपना यूट्यूब चैनल, कम से कम साल 2 साल का कह रहा हूँ, तब आप बनाएं। क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते का कंटेंट अपलोड करते हैं, 1 हफ्ता अपलोड करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं इन द लॉन्ग रन, वो भी आपका वेस्टेज ही है। इससे अच्छा फिर आप दूसरी एक्टिविटीज़ के ज़रिए लर्निंग कर लेते। जी जी। हम YouTube को मतलब एज ए अर्निंग नहीं लेंगे, हाँ, अपनी ग्रोथ के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, आप वो करें। उससे पहले थोड़ा सा कुछ सीख लें। जो बात आप चीज़ जो करना चाह रहे हैं उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। कुछ बोलना है ना आपने, उसकी पहले प्रैक्टिस कर लें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी सर, उन्होंने बताया था कि आप MBTI एक्सपर्ट। हाँ जी, हाँ जी, आपने इंटरनेशनल डिग्री भी की हुई है। जी। तो मैं क्योंकि ग्रेजुएट हूँ, के लॉ ग्रेजुएट हूँ, 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपना मेरा ऑफिस है। अच्छा। और अपवर्क के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अटॉर्नी थी मैं। अच्छा। वहाँ भी काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेरी उसके हिसाब से अगर देखा जाए, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी क्या है, EIFJ। EIFJ, ठीक है ना? तो उसको हम देखें तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं कौन से स्किल्स जो हैं वो? अच्छा, मैं ना इसमें आपको मशवरा ये दूंगा, क्योंकि इस वक्त एक क्लासरूम का डेकोरम है ना, तो इसको हम ना आप नीचे रजिस्टर करवा लीजिएगा रिसेप्शन पे। इसको हम डील कर लेंगे अलग से। मैं आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए हुई तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा अपनी पर्सनैलिटी टाइप। लेकिन अभी के लिए आपके लिए जवाब ये है कि आप इसको ना गूगल पे सर्च करें और वो स्किल्स सारे आ जाएंगे आपके पास। अगर आपने ये कर लिया ना, हाँ, वो स्किल्स जब आ जाएंगे उसको बस आपने उसके साथ मैच करना है। तो इसको हम ना वहाँ पे फिर एड्रेस करेंगे, क्योंकि वो फिर पूरा एक प्रॉपर डेकोरम होता है, वहाँ पे ना हम करते हैं, इसको हम करेंगे। जी, और कोई सवाल किसी का, कोई बात? जी। आर्टिकल को कितने दिन में तैयार करें और अपलोड करें? अच्छा, ये आप आर्टिकल आप अपलोड करना चाहते हैं? जी, लिंक्डइन पर या फिर? अच्छा, ये तो अब डिपेंड करता है ना हर बंदे पे। अगर आप 1-2 दिन में कर सकते हैं तो कर लें। कोशिश करें कि 2 से 3 दिन कम से कम लें, ताकि आप थॉरली चीज़ों को स्टडी कर सकें। उसके बाद फिर आप इसको अपलोड करें, ठीक है? हाँ, यहाँ से कोई फीमेल्स का कोई सवाल, कोई बात, कोई जॉब से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड? अच्छा, 1 सेकेंड। हाँ, पूछा। सर, मुझे ये पूछना है, ये जो 10 स्किल्स आपने बताई हैं, जी, ये लीडरशिप की है, क्रिटिकल थिंकिंग की है, हाँ जी, ये सारी की सारी
स्किल्स हैं तो आप सॉफ्ट स्किल्स हैं या कुछ भी कहें, प्योरली इन पे बेस्ड ही कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी या कोई बात होता है, या साथ में जो टेक्निकल नॉलेज है, जो रूटीन एक्टिविटीज हैं वो जरूरी हैं और ये उनको पॉलिश करने के लिए, इन्हांस करने के लिए? नहीं, ये जो टॉप 10 स्किल्स हैं ना, ये हार्ड कोर स्किल्स हैं। यानी कि ये स्किल्स अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप एक आ गई है, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया कि इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफाई की है, आपने सबसे पहला देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये टॉप स्किल्स की लिस्ट कोई भी दुनिया का बंदा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ वो अपने मोबाइल पे लिखेगा टॉप स्किल्स इन फ्यूचर, ये लिस्ट आ जाएगी, अवेलेबल है, ओपन टू एवरीवन है। इस सेशन का मकसद ये है कि आपको ये अवेयरनेस देना कि पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप निकालनी है। पर्सनैलिटी टाइप निकालने के बाद फिर उसको मैच करना है इसके स्किल्स के साथ कि टॉप स्किल्स कौन कौन से हैं। वो इन 10 के अलावा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हैं। ये तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसर्च है ना जो मैंने आपके सामने रखी है, एक मतलब एक रिनाउंड इदारा है जिसने स्किल्स बताए हैं। इसके अलावा भी बेशुमार स्किल्स हो सकते हैं, लेकिन आपने मैच करना है उसको अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास जो वो जो नट बोल्ट है वो उसके मुताबिक वो होना चाहिए, तो वो उसमें ताले में चाबी वही लगेगी जो उसकी असल होगी। तो आपने पर्सनैलिटी टाइप के साथ स्किल सेट को मैच करना है, तब इसका बेनिफिट 100% या 99% या 95% होगा, वरना उसका उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा। ये है। कोई और सवाल? सर मैं एक्चुअली इसमें यही, हाँ जी जी जी, कि फर्स्ट करें कोई पर्सन है, उसकी लीडरशिप स्किल भी बहुत अच्छी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, एनालिसिस भी है, लेकिन उसके पास प्रोफेशनल पाथ पे या प्रोफेशनल डिग्री कोई भी नहीं है। अच्छा, मार्केट में कहीं वो सर्वाइव कर सकेगा, कहीं उसकी अच्छा, फिर वो उन स्किल्स को डेवलप करके ना उसकी कोई सर्टिफिकेशन कुछ ना कुछ तो वो लेगा ना, कोई अपनी प्रोफाइल तो बिल्ड करेगा। एक प्रोफाइल तो अपनी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एक प्रोफाइल तो बिल्ड करेगा ना रिटर्न में, कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए, किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, किसी भी जगह पे अप्लाई करने के लिए, वो एक प्रोफाइल जो बिल्ड करेगा, उस प्रोफाइल में वो कुछ चीज़ें अपने बारे में लिखेगा। अब वो कुछ स्किल्स लिखेगा वहाँ पे, कुछ अपना एक्सपीरियंस लिखेगा, कुछ स्किल्स लिखेगा, अगर डिग्री चले उसके पास नहीं भी है, उसकी बेस पे वो अप्लाई करेगा। अब वो अप्लाई करता रहे, जहाँ कहीं पे उसको मौका मिलता है तो हो सकता है कि वहाँ पे उसको कहीं ना कहीं कोई चांस मिल जाए, या दूसरी ऑप्शन ये है कि वो फ्रीलांसिंग कर सकता है। फिर उसमें तो जाहिर है कि, लेकिन प्रोफाइल वहाँ पे भी आपको बनानी पड़ती है। क्लाइंट भी आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपका सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, लिंक्डइन देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के तो फिर हम उसके हिसाब से चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरा AI के जो टूल है वो 100% एक कस्टमर जो चाहता है डिजायर उसका उसके ऊपर तो पूरा नहीं उतरेगा। बाकी अगर मैं अपना एक ऑर्डर इस प्राइस से तैयार करना चाह रहा हूँ, ये AI पे डालेगा, AI अपने मुताबिक उस चीज़ को तैयार करके पेश कर देगा, लेकिन मैं अच्छा, उसमें चेंज चाहता हूँ। मैं समझ गया। इसकी जॉब जो है ना महफूज ही रहेगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, असल में ऐसा होगा कि AI के आने से लोगों की ज़रूरत थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी कि आपने अगर उन चीज़ों को सीख लिया है, AI के से रिलेटेड स्किल्स को सीख लिया है, तब तो आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने AI को सीखा ही नहीं, आप अपने ट्रेडिशनल वे से ही काम करते रहे, अगर एक कंटेंट राइटर वो 3 घंटे में कोई आर्टिकल लिखता था और वो अभी भी 3 घंटे में लिखता रहा है, तो वो तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक किस्म का बोझ बन जाएगा ना। पर्सन की अपनी पर्सनल जो है उसकी अपनी नहीं, क्रेडिबिलिटी उसकी रहेगी वो। हाँ जी, उसकी क्रिएटिविटी ये रहेगी कि वो AI को यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी भी तो देगा ना। AI पे सारा कुछ मैनेज तो उसे नहीं मिलेगा, उसको रिफॉर्म तो वो खुद ही करेगा एट द एंड। हाँ, मेरी बात, सिर्फ टाइम सेव होगा। लोग एम्प्लॉयज़ वो ढूंढेंगे जिनको अपना काम भी आता हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आता हो। होप दिस विल सेटिस्फाई। अच्छा, और कोई सवाल, कोई बात? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने MBTI के बारे में वैसे अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, या पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में कभी किसी ने आपके साथ जिक्र नहीं किया, बात नहीं किया? इसका मतलब है कि आप जो फाउंडेशन का एक प्रोडक्टिव कंटेंट है पूरा जो हम अपलोड करते हैं पर्सनैलिटी टाइप्स के हवाले से, आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं? नहीं, अब तो देखिए मैंने आज आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताई हैं। अब ये आप लोगों का एक दफ़ा मैं इस पर रिपीट कर रहा हूँ कि होमवर्क है कि सबसे पहले आपने फाउंडेशन के पेज पे ही आके MBTI की वीडियोस देखनी है। उस पर डॉक्टर कमरुल हसन
उनका भी MBTI पे लेक्चर मौजूद है, जो कि इसके पायनियर हैं पाकिस्तान में। उनका लेक्चर आप देखेंगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है पर्सनैलिटी टाइप की वो बहुत ईजिली हो जाएगी। मेरा भी लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको आप देखेंगे। ये पर्सनैलिटी टाइप के आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और आपने स्किल्स को देखना है और फिर उनको आपस में मैच करना है। जी, और कोई बात, किसी के ज़हन में कोई भी बात आ रही हो सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड, MBTI से रिलेटेड, टॉप स्किल से रिलेटेड? जी जी। अभी पिछले दिनों की बात है, तो वन ऑफ माय कजन ही, उसको एक टॉपिक मिला था, डू स्किल्स द क्रिएटिविटी, उस पे प्रेजेंटेशन बना। ठीक है। इनकी बात की कोट करते हुए, जैसे आपने बताया कि हाउ टू यूज द AI, थ्रू AI आई जस्ट जनरेटेड अ प्रेजेंटेशन। अब चूंकि जाहिर है उसने एक आइडिया तो दे दिया, लेकिन उसके बाद जितनी रिसर्च थी, सर्चिंग की, उसकी जितनी डिपिक्शन थी वो हमने खुद निकाली, फाइंड आउट थ्रू दी यूजेज ऑफ। मैं बिल्कुल मैं इस पे ना मैं एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो है ना हमारे यहाँ AI तो बड़े अरसे से काम कर रही है, AI कई ममालिक में बड़े अरसे से काम कर रही है। अभी जो हम तक पहुंची है ना ये ChatGPT प्रेजेंटेशन, ये उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। अभी मुकम्मल तौर पे AI को यहाँ में आने में कम से कम जो है ना वो 5 से 6 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 ईयर्स लगेंगे, और तब तक आपको समझ आएगी कि असल में ये क्या जायंट है और ये क्या क्या काम कर सकता है। अभी तो आप समझें कि उसकी सिर्फ 10 to 20% एक मिनिमम लेवल पे जो 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 एप्लीकेशंस हैं, वो अभी आई हैं और वही लोगों को बहुत फ़ायदा दे रही हैं। तो अभी मुकम्मल तौर पे ये आया नहीं, इसीलिए कन्फ्यूजन है थोड़ी सी कि हम इसमें अपनी भी इनपुट दे रहे हैं और उधर से भी काम ले रहे हैं, तो फिर ये बैलेंस किस तरह होगा। अभी नहीं आया ये जो फैसला है ना, ये कुछ वक्त के बाद होगा। कुछ वक्त के बाद जब चीज़ें मुकम्मल तौर पे आ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, तो अभी यहाँ पे चीज़ें मुकम्मल तौर पे उस तरह इम्प्लीमेंटेड नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है ना ये आपके माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जब वो मुकम्मल तौर पे आ जाएगी आपकी कन्फ्यूजन फिर क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल यूज़फुल तो है। टाइम मैं कह रहा हूँ कि उसका एक थोड़ा सा हिस्सा भी आया है, तो वो इतना बेनिफिट दे रहा है। तो जब मुकम्मल तौर पे आएगा तब आप डिसीजन मेकिंग पोजीशन में जाएंगे कि क्या ये कर सकती है और क्या ये नहीं कर सकती। जी, और कोई सवाल? हाँ जी पूछें। अच्छा, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपडेट आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको पढ़ें। गूगल पे न्यू ट्रेंड्स लिख के गूगल किया करें, टॉप स्किल्स लिख के गूगल किया करें, तो उससे रिलेटेड फिर जो भी स्किल्स आते हैं आप उनको फिर अलग से गूगल करके सर्च किया करें कि एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है, इसकी डोमेन में कौन कौन से काम आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और यूके में क्या काम हो रहा है, यूएसए में क्या काम हो रहा है, पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है, उसकी परसेंटेज निकाला करें। इस तरह से आप जो है ना जब वो थोड़े दिन ये एक्टिविटी करेंगी तो बहुत सारा नॉलेज आपके माइंड में आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है इनका। और कोई सवाल? जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर, जैसे आपको पता है कि इंडस्ट्री वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारे निज़ाम का तालीम वहीं पे खड़ा हुआ है। ठीक है, जो एक अर्ली स्टेज पे खड़ा था अभी तक वहीं पे खड़ा, उसके अंदर कोई खास चेंजिंग नहीं आई है। अच्छा, लेकिन सर जब हम ये बात अपने टीचर्स के साथ करते थे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह कि हमारा निज़ाम? मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप कितना विलिंग हैं खुद को चेंज करने के लिए, कितने % आप विलिंग हैं कि मैं आज से कितना इसको कहते हैं कि आज के बाद से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप इन पे अमल करेंगे। रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी, न्यू स्किल्स, टॉप स्किल्स, पर्सनैलिटी के साथ स्किल्स सेट की मैनेजमेंट, इस चीज़ पे आप कितना कन्विंस्ड हैं कि इसको करें? कितना आपका है वो जज्बा? कितने % है 100 में से? 80% है। तो जब आप इसको कोशिश करेंगे और जब ये चीज़ें आपके काम में नज़र आएगी आपके टीचर्स को, तो डेफिनेटली मैं ये मान ही नहीं सकता कि किसी पॉइंट पे आके वो आपकी राय को अहमियत ना दें। लेकिन वो राय को अहमियत देने के लिए थोड़ा सा आपको अपना कोई वर्क शो करवाना होता है। फिर ये सारा लेक्चर इंडिविजुअल लेवल पे है। देखिए ना, हम यहाँ पे हुकूमत को मशवरा नहीं दे सकते डायरेक्टली, वो मशवरा देने वाले लोग बैठे हुए हैं। इंडिविजुअल लेवल पे चेंज ला सकते हैं। आप में से अगर जितने लोग आए हैं, एक बंदा भी या 5 लोग सिर्फ अगर इस एक्सरसाइज को करते हैं ना, तो आप समझें कि जो हमने ये पूरा सेशन डिज़ाइन किया उसका मकसद पूरा हो गया कि वो 5 लोगों ने जाके कम से कम सोचा। सुकरात कहता था कि मैं किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकता, मैं सिर्फ सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ। तो मेरा काम है कि आपको सिर्फ एक सोच देना कि ये डायरेक्शन है, ये स्किल्स हैं, ये टूल्स हैं,
आखिरी बात मैं उसी मिसाल पे अपनी वापस आऊँगा कि गाड़ी में ये टूल किट पड़ी हुई है, प्रॉब्लम आपको समझ आ गई है, इस टूल किट को आपने ऐसे यूज़ करना है, यूज़ कर लेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आप सारा दिन भी खपते रहें तो आप एट दी एंड जो है ना उसी मसले में रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।